इस टाइम पर नेपाल में एक्साइटमेंट का दूसरा नाम स्टुअर्ट लॉ है। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट के नए हेड कोच स्टुअर्ट लॉ और उनका पहला इंटरव्यू, उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत सीधी और कुछ बहुत डिसिप्लिन बातें, जिसको सुन करके आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगले 6-8 महीने में नेपाल क्रिकेट किस तरफ जाने वाला है, अगले 6-8 महीने में नेपाल क्रिकेट किस तरह से शेप लेने वाला है, और सब कुछ जो उनसे पूछा गया, सीधी सीधा सवाल और सीधे सीधे जवाब स्टुअर्ट लॉ की तरफ से आए। सो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट एनपीएल 2 को लेकर के आ गया था, तो मैंने सोचा वो पहले आपको सिर्फ अपडेट बता देता हूं। एक अलग वीडियो में उसको एंटायरली कवर भी करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप तक अपडेट पहुंचा देता हूं। अपडेट ये है कि नेपाल प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन जो खेला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ टीयू स्टेडियम में ही खेला जाएगा। अगर हम सोच रहे थे कि जी एक्स्ट्रा टेक ओवल में होगा या और कोई स्टेडियम को इन्वॉल्व किया जाएगा, फिलहाल के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है। बारजई ने कहा कि मैचेस टीयू में खेले जाएंगे, फ्लडलाइट्स के अंदर खेले जाएंगे, और नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो उतनी ही रहने वाली हैं, उसमें कोई भी इजाफा फिलहाल नहीं होगा। सो ये 3 अपडेट हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को लेकर के, जिसको हम अलग से कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कल या परसों एक डिटेल्ड वीडियो इस पर भी लेकर आऊं, लेकिन फिलहाल स्टुअर्ट लॉ, क्योंकि भाई इस टाइम पर अगर आप नेपाल क्रिकेट की तरफ देखते हो या नेपाल क्रिकेट फॉलो करते हो, तो शायद एक्साइटमेंट का जो दूसरा नाम होगा वो इनके नए हेड कोच होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं कह दिया कि मैं जो हूं वो और कोचेस की तरह नहीं हूं, मेरा कोचिंग करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो अब वो थोड़ा सा अलग तरीका जो है वो क्या है भाई, उनसे कुछ सवाल सीधे सीधे पूछे गए। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि ये जो कैंप हो रहा है जहां पर 50-50 लोग एक साथ खेल रहे हैं, आप इस कैंप को कैसे एनालाइज करोगे? यार ये बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन आपको सोचा, हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि भैया एक दिन में 2 मैच, 50 प्लेयर, जिनमें से आप शायद ही किसी को जानते होगे। हाँ, आपने देखा होगा, कवर किया होगा, बट जानते नहीं हो, आपने आकर किसी से मुलाकात नहीं की, किसी को पर्सनली नहीं जानते हो। अब आपको हर एक प्लेयर को पर्सनली जानना पड़ेगा, बिकॉज आप हेड कोच हो। सो ऐसा नहीं होगा कि आप एक टीम के एक प्लेयर को जानो और फिर काम हो गया। सो उनसे ये सवाल, अच्छा उनसे रोहित पौडेल के बारे में एक सवाल पूछा गया, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन याद आ गया इसलिए मैंने अभी मेंशन कर दिया, सो दैट मैं भूल ना जाऊं। सो यस, रोहित पौडेल पर भी आऊंगा, बट सबसे पहला उनसे सवाल पूछा गया कि इस कैंप का क्या रीजन है। देखिए, उन्होंने कहा कि भैया देखो, कहानी यह है कि इस कैंप से हमें एक तो पता चल जाएगा ब्रॉडर एस्पेक्ट में कि प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में अगर हमें लगता है कि यार ये ना अच्छा नहीं खेल रहा है, तो हमारे दिमाग में रहेगा कि इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि सीनियर्स के लिए प्रॉब्लम आ सकती है अगर भीम शर्की या फिर और खिलाड़ी जो है, शुभकन साकर हो गए, और खिलाड़ी जो हैं जो भी अब जिनको मौके नहीं मिल पाते ज्यादा, अगर वो ईशान पांडे हो गए और भी जो प्लेयर्स हैं, वो अगर यहां परफॉर्म कर दिया उन्होंने और सीनियर्स ने परफॉर्म नहीं किया, तो यस, स्टुअर्ट लॉ जो है वो पूरे मूड में है कि भैया आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको यही साफ कर दूंगा, आपको मौका दूंगा, लेकिन जैसे ही आपने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे पता होगा कि आपको किससे रिप्लेस करना। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे फ्यूचर में, तो हमें पता होगा कि हमें किससे रिप्लेस करना है। और इसी वजह से ये कैंप भी है, क्योंकि प्लेयर को आप नेट्स में नहीं पहचानते हो, प्लेयर को आप प्रैक्टिस में नहीं पहचानते हो, प्लेयर को आप मैच में पहचानते हो। मैच है, मैच हो रहा है, मैच देख रहे हैं, और जैसे जैसे हमें प्लेयर के बारे में आइडिया मिलता जाएगा, हम उनके बारे में आगे सोचते जाएंगे, किसको कहां फिट इन करना है वो भी देखते जाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा। अब दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है। भाई हर इंसान अगर कहीं जाता अपना एक सेट टारगेट लेकर आता है, उनसे टारगेट पूछा गया, तो उन्होंने जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया वो CWC L2 पर नहीं, बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप पर किया। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आए कि यार CWC L2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अबाउट गेटिंग योर ODI स्टेटस सेव्ड, या फिर आप आगे कहां तक जाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा T20 वर्ल्ड कप, जो कि साल के आखिर में, मतलब जिसमें टाइम अच्छा खासा है, उसको लेकर के क्यों इतनी बात है? CWC L2 को लेकर के फोकस ऑब्वियसली है, तभी वो कैंप भी रखा गया, तभी हाँ उन्होंने अपनी जबान से उसको मेंशन नहीं किया, जितना उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को मेंशन किया, उतना इधर वाली तरफ बात नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि देखो, हर टीम का, हर नेशन का, हर कंट्री का सपना होता है वर्ल्ड कप खेलना, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना, और जो T20 वर्ल्ड कप है उस पर हमारी नजर बहुत खास है, और मैं चाहूंगा, मैं इन लोगों को तैयार करूंगा T20 वर्ल्ड कप के लिए, और इनको समझाना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप का इंपॉर्टेंस क्या है।
अब आप इस बात को समझो, उन्होंने कहा कि आई वांट देम टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड कप, कि भैया क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड कप का और किस तरह से आप वहां तक एडवांस हो सकते हो, किस तरह से आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो कि आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई करो और फिर वहां जाकर के कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलो। सो यस, ये बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर के, और इन्होंने कोई इफ्स एंड बट्स नहीं कहे, इन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि भैया नहीं खेलेंगे तो निकाल देंगे, नहीं खेलेंगे दूसरे प्लेयर से रिप्लेस करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको समझना पड़ेगा, इनको बताएंगे और फिर उसी हिसाब से उस पर काम किया जाएगा। उसके आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट, और अगर आप नेपाल को देखते हो तो यस, दूरियां काफी ज्यादा दिखती हैं, लेकिन आपको उसके स्ट्रक्चर में ढलना होगा। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं टेस्ट नेशन बना दूंगा फटाक से नेपाल को, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि बाहर जो कट थ्रोट क्रिकेट है, जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, उसके लिए आपको अपने स्ट्रक्चर को एडवांस करना होगा, और मैं इसीलिए यहां पर हूं, सो दैट आप जब आगे बढ़ो तो आप टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार होकर आगे बढ़ो। हमने काफी बार इस बारे में बात की है कि नेपाल के अंदर लॉन्ग फॉर्मेट, नेपाल के खिलाड़ियों के अंदर लॉन्ग फॉर्मेट खेलने का पेशेंस नहीं है। सो आई एम वेरी श्योर कि जब स्टुअर्ट लॉ ने कहा टेस्ट क्रिकेट के बारे में, जब उन्होंने कहा कि भैया इन प्लेयर्स को तैयार करना है, उन स्ट्रक्चर में डालना है, तो यस, जो कमी हमें यहां पर दिख रही है वो वी होप कि वो रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज एक्चुअली वो कमी जो है वो काफी ज्यादा, काफी बड़ी है, और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस नेपाल प्लेयर्स में चाहिए वो काफी बार हमें कम होता हुआ दिखा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इन प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। सो यस, ये जो कुछ लाइंस है ना, इससे आपको एक बात समझ में आती है कि जो विजन है वो अलग है। पहले वाला विजन जो था, लर्निंग वाला विजन, उससे अलग है, बिकॉज हमने देखा, और देखो जो विजन होता है वही रिजल्ट होता है। हमने काफी बार देखा है कि लर्निंग वाले विजन से हमने यही सीखा कि भैया आप चाहे तो जीतते हो या तो आप सीखते हो। और अगर एक कप्तान ये मान लेता है कि चाहे तो, जैसे रिजवान भी काफी बार कहते हैं कि आप चाहे तो जीतते हो या आप सीखते हो, अगर जीतने और सीखने के बीच में आप रह जाते हो तो काफी बार आप हारना भूल जाते हो, और जब आप हारना भूल जाते हो तो आप मेहनत करना भूल जाते हो। अगर आप कभी हारे ही नहीं तो आपने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया ना यार कि मैं हार कर आया हूं। वो कहते हैं ना कि घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, तो घायल तब हो गए ना जब आप हारोगे, आप तो हारे ही नहीं, आपने तो सोचा कोई नहीं, हमने आज सीखा है, आज हमने ये सीखा। आप हमेशा इस मोटिवेशन में रह गए कि आपने आज ये सीखा है, कल वो सीखा है, परसों वो सीखा है, और जब आप जीते तो आपने जीता है। तो हार वाली जो फीलिंग है वो जानना जरूरी है, और इसीलिए स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि भैया मुझे हारना बिल्कुल नापसंद है। सो यस, उस स्टेटस से, उस माइंडसेट से जहां पर लर्निंग की बात होती थी, अब नेपाल वहां पहुंच रहा है जहां पर हारने से नफरत की बात होगी। सो इसमें चेंजेस आएंगे, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया T20 और ओडीआई टीम को लेकर। उनसे कहा कि भाई T20 टीम्स और ओडीआई टीम्स, अक्सर हम देखते हैं कि दो अलग टीम्स होती हैं, हमारे पास फिलहाल दो टीम्स नहीं है। हम यही देखते हैं कि भाई जो प्लेयर T20 में खेलते हैं वही प्लेयर ओडीआई में खेलने लगते हैं। तो आप अब आगे जब आ रहे हो, आप जब टीम को संभाल रहे हो, सो आपकी क्या प्लानिंग होगी इस चीज को लेकर के कि आप T20 और ओडीआई क्या सेम टीम लेकर जाओगे या फिर कुछ और प्लानिंग है? उन्होंने कहा कि देखिए हम सटल चेंजेस तो करेंगे, सटल चेंजेस आपको दिखेंगे, लेकिन जो मेजर चेंजेस होगा वो होगा अप्रोच में, कि भैया एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि जब वो ओडीआई खेल रहा है तो उसकी क्या अप्रोच होगी, जब वो T20 खेल रहा है तो उसकी क्या अप्रोच होगी। ये सटल चेंजेस में ऐसा, मतलब बहुत ऑब्वियसली बात है कि 11 में से कुछ ऐसे प्लेयर्स आप आउट करोगे जो आपको लगता है T20 में फिट नहीं बैठते हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर को आप इन करोगे जो T20 में कमाल कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दीपेंद्र सिंह आयरी है, क्योंकि ओडीआई में उनके नंबर्स और T20 में उनके नंबर्स आसमान जमीन का फर्क दिखाते हैं। और फैंस में भी ये है कि भाई बहुत सारे फैंस ऐसे हैं नेपाल के जो कहते हैं कि यार T20 में ना आयरी इज लाइक द बेस्ट, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, मतलब वो एक पावर पैक ऑलराउंडर है। लेकिन वहीं जब आप ओडीआई की तरफ आते हो तो वही सेम इंसान जो आयरी की तारीफ कर रहा था, वो हो सकता है आपको ये कहता हुआ दिख जाए कि यार आयरी को ना रेस्ट कराते हैं, दूसरे प्लेयर को यहाँ पर खिलाते हैं, जो बेहतर हो सकता है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए। लॉन्ग फॉर्मेट जब भी मैं बोलता हूँ, मैं 50 ओवर की बात कर रहा हूँ नेपाल के केस में, बिकॉज नेपाल टेस्ट नहीं खेलता है। सो लॉन्ग फॉर्मेट में आयरी जो है वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, और वही जब T20 खेलते हैं तो भाई वो लिटरली टाइगर बन के रोर कर रहे हो। तो सही है, उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो होगा वो अप्रोच में चेंजेस होगा, कुछ सटल चेंजेस टीम में हम जरूर करेंगे, लेकिन प्लेयर्स को उनके रोल्स जानने बहुत जरूरी हैं कि भैया आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपकी ट्रेनिंग भी वैसे ही होगी। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी उस बैटर को जो 7th या 6th ऑर्डर में आता है, उसको अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है, तो कभी भी आप उसको नई बॉल से, अगर वो बैटर है, लेट्स से कोई बैटर है जो 5th या 6th डाउन आता है, तो वो नई बॉल से ट्रेनिंग उतनी नहीं करता जितनी वो पुरानी बॉल से करता है। उसको पता है यार कि जब तक उसकी बैटिंग आएगी 30 ओवर हो चुका होगा,
या 25 ओवर हो चुका होगा, बॉल पुरानी हो चुकी होगी, बॉल में वो स्विंग जू जा नहीं दिख रहा होगा जो कि नया जब बैटर आता है, जो फ्रेश बैटिंग करने आता है पहली बॉल, वो पुरानी बॉल से उतनी प्रैक्टिस नहीं करता, इतनी नई बॉल से करता है। सो आपको ट्रेनिंग भी वैसी ही करनी होती है जैसा आप मैच में खेलते हो। यही बात यहां पर स्टुअर्ट लॉ ने भी कही कि भैया मैचेस में जो काम करना होता है उसका रोल प्लेयर्स को पहले से पता होना चाहिए, चाहे वो ओडीआई हो या फिर टेस्ट हो, और दोनों फॉर्मेट में आपकी तैयारी अलग अलग तरह से होती है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी बोला कि मुझे बैटर्स वो अच्छे लगते हैं जो सेंचुरी करते हैं, वो नहीं जो 40-50 रन करते हैं। अब आप देखो इस बात में कितनी बड़ी बात है कि उनका अप्रोच या उनकी एक्सपेक्टेशन देखो कहां आसमान में। उन्होंने कहा कि भैया मेरा सिंपल हिसाब है, अगर आप 100 करते हो, सेंचुरी लगाते हो तो ठीक है, यू हैव डन अ गुड जॉब, लेकिन अगर आप 40-50 में आते हो तो ठीक है बस। लेकिन यहां पर तो ये ऑजी मेंटालिटी कह रही है, बिकॉज आप देखो कि ये बात आप एशिया में किसी को एशिया में आप किसी को ये बात कहते हो सुन ही नहीं सकते हो कि भैया सेंचुरी मारो तो ठीक है, 40-50 इज नॉट ओके, वरना सब कहते हैं कि यार हाफ सेंचुरी करिए, हाफ सेंचुरी करिए। आप सोचो कि यही माइंडसेट है जो स्टीव स्मिथ जैसे को, पैट कमिंस जैसे को T20 से हटा देता है। पैट कमिंस जो सक्सेसफुल कैप्टन रहे, T20 वर्ल्ड कप आया तो पैट कमिंस कैप्टन ही नहीं है। स्टीव स्मिथ का अता पता ही नहीं रहता, काफी बार आप देखते हो शॉर्ट फॉर्मेट आता है, स्टीव स्मिथ को हटा दिया जाता है। सो ये जो चीज है ऑजी मेंटालिटी, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा तो उनको कैरी करते रहेंगे, विराट कोहली तुम कैरी, मैं ये नहीं कर रहा हूं अच्छे प्लेयर हैं बुरे प्लेयर हैं, मैं बस ये कह रहा हूं कि बाहर की और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं कि भैया ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, मुझे अपनी टीम को जिताना है। जब आप देखो एंडरसन अच्छा कर रहे हैं, एंडरसन टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, उसके बावजूद उनको बुलाया गया लास्ट फेज में और बोला गया आप डिसाइड कर लो आपको कब रिटायरमेंट लेनी है, और हमारी तरफ से अब हम आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, अब आप मुझे मैच बता दो कि ये वाले मैच में आप रिटायरमेंट लोगे, उस मैच में हम आपको अच्छा सा सी ऑफ दे देंगे। अब बताओ विराट कोहली को आकर के, एंडरसन इज लाइक विराट कोहली, जिस लेवल पर एंडरसन है उस लेवल पर आप बैटिंग विराट कोहली को तो मानोगे ना भाई, बिकॉज एंडरसन इज लाइक द बीस्ट ऑफ फास्ट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट। सो वहीं पर आप जब एंडरसन की तरफ विराट कोहली की तरफ देखते हो, आपको लगता है किसी फॉर्मेट में कोई आकर विराट कोहली को ये बात कह सकता है? सो ये, और ये विराट की बात नहीं है, ये केस बाबर आजम के साथ भी होगा, ये केस और अदर कंट्रीज के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ भी होगा कि आप उनको बुलाकर ये नहीं बोल सकते हो कि अब आपका टाइम हो गया। और ये हमारे आसपास का है, जो हमारी एशिया मेंटालिटी है उनका है, लेकिन एक ऑजी मेंटालिटी ये बात नहीं कहती। सो इसी वजह से उन्होंने कहा कि भैया सेंचुरी मारते हो तो ठीक है, 40-50 में मैं खुश नहीं हूं। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप गेंदबाज हो और आप मैच विनिंग गेंदबाजी करते हो, आप अच्छी इकोनॉमी से विकेट लेते रहते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल गेंदबाज की तरह गेंदबाजी कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज आपका जो मेथड है वो काम नहीं कर रहा है। सीधी सीधी बात, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो बाहर जाओ, दूसरे को लाएंगे, अगर इंप्रूव कर सकते हो तो करो। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इंटरव्यू है ना, अगर आप उसको इन डेप्थ जाकर सुनोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि यहां कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ने वाला है, और वो प्लेयर्स जो बिना परफॉर्म किए भी टीम में थे उनके लिए परेशानी आने वाली है, अगर जितनी बातें ये कह रहे हैं उतनी बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। खैर, उसके बाद आते हैं रोहित वाली बात पर, जो मैंने आपसे कहा कि रोहित पौडेल को लेकर के इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। देखो रोहित पौडेल को और उनकी कप्तानी को लेकर के हमने भी बात करी, बहुत लोग बात कर रहे हैं, और ये बात अचानक से, क्योंकि मैंने जो बात करी उसमें मैंने दो बात की थी। पहला मैंने ये कहा था कि मेरे हिसाब से रोहित पौडेल को कप्तानी से हटाना इस टाइम पर बहुत अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि एक नया कोच है, अगर एक नया कप्तान भी हो जाएगा, एक नई टीम भी हो जाएगी, तो सब कुछ नया नया भाई, फिर कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आप जीत ही जाओगे एकदम बवाल, और या तो फिर एकदम हार जाओगे, लेकिन उस केस में कोई भी अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी आकर के ये नहीं बोलेगा कि हाँ भैया गलती मेरी थी, बिकॉज कोच बोलेगा मैं तो अभी आया हूं, कप्तान बोलेगा मैं तो पहला सीरीज है, और टीम बोलेगी भैया हम तो अभी कॉम्बिनेशन ही बना रहे हैं। लेकिन अगर आप कोच को बताते हो कि भैया ये रोहित पौडेल है, ये टीम में कप्तान है, इनके साथ आपको बैठना है, उठना है, इनके साथ आपको टीम को समझना है और फिर साथ में मिलकर काम करना है, तो कल को कुछ होता भी है तो आपको बस एक वैल्यूएबल और वैलिड रीजन रहेगा कि भैया रोहित से काम नहीं हो पाया, अब रोहित को पीछे खींचते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए नया कप्तान बनाते हैं। सो मेरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये था कि CWCL2 के बाद अगर आपको कैप्टन चेंज करना आप कर सकते हो, अभी टाइम सही नहीं है, दिस इज व्हाट आई फील। और आज जब इनसे बात की गई, जब स्टुअर्ट लॉ से बात की गई रोहित पौडेल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं रोहित से मिला आज और काफी अच्छी लगी हमारी मीटिंग, और मैं रोहित के साथ आगे काम करने के लिए तैयार हूं और एक्साइटेड भी हूं, एंड आई होप कि रोहित और मैं मिल करके टीम को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब ये कहना कि रोहित और मैं मिल करके काम करेंगे, रोहित और मैं मिल करके, रोहित और मैं कैप्टन एंड कोच, इसका
आइडिया कहीं ना कहीं ये मिलता है कि शायद जो कप्तान चेंज करने वाली बात है वो उतनी सीरियस नहीं है जितनी सीरियस हमें उस कुछ सोर्सेस से मिली थी। बिकॉज कोच वरना ये बात नहीं बोलता, या हो सकता है कि एक ब्लफ खेला जा रहा हो, बट स्टिल उनकी बातों से ये नहीं लगा कि वो कप्तान को चेंज करने के लिए तैयार हैं, और अगर हेड कोच तैयार नहीं है तो शायद बात की जा सकती है बाकी से। सो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से मुझे एक एंगल ये मिला कि हो सकता है आप रोहित पौडेल को सीडब्ल्यूसी L2 में भी कप्तान बना हुआ ही देखोगे। अब इस कैंप में कुछ बहुत बेकार परफॉर्मेंस आ जाए, उसके बाद टीम को सोच ले, वो अलग सी बात है। लेकिन फिलहाल इस इंटरव्यू के बाद जो मुझे समझ में आया है वो यही कि कप्तान और कोच ये आपस में काम करने के लिए तैयार है। सो स्टुअर्ट लॉ और रोहित पौडेल ही आपको टीम के साथ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। अब आते हैं लास्ट इसको कंक्लूड करते हुए। उनसे जब पूछा गया स्कॉटलैंड टूर के बारे कि भैया अभी आप यूके जाओगे, स्कॉटलैंड में मैचेस खेलने हैं, वहां के बारे क्या प्लानिंग है, किस तरह से चीज़ों को आपने सोचा है, समझा और कैसे आगे करोगे, तो उन्होंने बोला कि देखिए स्कॉटलैंड, पहली बात तो ये मैं अपने टीम से बोलूंगा कि भैया बहुत अच्छी जगह है, एकदम खुशी खुशी चलो और एंजॉय करेंगे। और फिर उसके साथ क्रिकेट पर्सपेक्टिव में ये बताऊंगा कि वहां के और यहाँ के कंडीशन में फर्क है, ओवरहेड कंडीशन हो या ग्राउंड हो या ग्रास हो, सब में बहुत फर्क है, वहां के पिचेस में फर्क है। तो आपको सबसे पहले घास से दोस्ती करनी पड़ेगी, जी हाँ, क्योंकि वहां पर ग्रास वाली पिचेस होती हैं, तो आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। वहां स्पिन उतना नहीं होगी बॉल, तो आपको उसके लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वो आपके अगेंस्ट नहीं है, आपको उससे फायदा उठाना है। यस, आप होम कंडीशन पर नहीं हो, लेकिन बाहर जाकर के आपको घास से दोस्ती करनी पड़ेगी, मतलब आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको घास से दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भैया ये जो ग्रास है ये आपके अगेंस्ट नहीं, आपको इसमें से कैसे फायदा हो सकता है वो आपको निकालना, आपके पेसर्स इसमें से कैसे उठा सकते हैं फायदा, वो देखना है। और मैंने भी यही कहा था कि यार मुझे देखना है कि नंदन यादव किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, मुझे देखना है कि नेपाल के जो पेसर्स है ना, पहली बात तो किस किस को लेकर जाया जाता है, किस किस को लेकर के स्टुअर्ट लॉ जाते हैं, और दूसरी बार जब आप वहां पहुंचते हो पेस वाली कंडीशन में तो किस तरह की गेंदबाजी करते हो। खैर बहुत सारी चीजें जो इस इंटरव्यू में निकल कर आई, जो काफी ज्यादा समझ में आई इनके अप्रोच को लेकर के, जो आगे हमें काफी ज्यादा क्लियर पिक्चर देगी, और किस तरह से इस कैंप को वो देख रहे हैं, किस तरह से T20 वर्ल्ड कप को देख रहे हैं, किस तरह से प्लेयर्स को देख रहे हैं, और पूरी इन डेप्थ जो बात हमने इस वीडियो में करी वो समझ में एटलीस्ट आया कि स्टुअर्ट लॉ का विजन क्या है और अगले 6-8 महीने में हम क्या कुछ सोच रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये सब सुन करके आपका माइंड, आपका अप्रोच, आपका जो नेपाल क्रिकेट को देखने का एंगल है उसमें क्या क्या लगता है कि चेंज हो सकता है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।